जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं भारत के भूगोल पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को और इस लेक्चर श्रृंखला का आज का हमारा ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की नदियों से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जब आप इस लेक्चर श्रृंखला को देखते हैं तो आपको एक ही इंपॉर्टेंट काम करना होता है दोस्तों। एक तो ये कि ध्यान से लेक्चर को सुनना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, ताकि जैसे कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाता है आप उसको सिनॉप्सिस के तौर पर शॉर्ट नोट के रूप में तैयार कर लें और एग्जाम के पहले आप उसको पढ़कर अपना रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि एग्जाम में आपके प्रश्न छूटने की संभावनाएं नहीं रहती हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा, ये बताना है। घटते क्रम में आपको नदियों की लंबाई के आधार पर उनको पहचानना है। पहले कौन सी लंबी नदी, फिर उससे छोटी नदी, फिर उससे छोटी नदी, फिर उससे छोटी नदी को देखना होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, 1, 2, 3, 4। इन चार ऑप्शन में से आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस पे एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना चाहिए। एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शंस को। जैसे यहां देखिए ब्रह्मपुत्र है, अब ब्रह्मपुत्र जो है उसका 2900 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि ब्रह्मपुत्र का 2900 किलोमीटर लंबाई है, गंगा का लंबाई कितना है 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर। अगर मैं बात करता हूं गोदावरी की, 1465 किलोमीटर लंबाई है किसकी, गोदावरी की, और 13-12 किलोमीटर लंबाई है आपकी नर्मदा की। ठीक है, तो ये लंबाई के आधार पर है। देखा जाए तो इस आधार पर हम देखें तो आपका ऑप्शन ए वाला जो है वही सही हो जाता है। लेकिन यहां पर अगर आपको ब्रह्मपुत्र की लंबाई पता है तो आप यहां ये देख सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन कट जाता है। ब्रह्मपुत्र के बाद किसकी बारी आती, गंगा का। अगर आपको पता है लंबाई तो यहां पर देखिए ये ऑप्शन भी कट गया और ये ऑप्शन भी कट गया। इसका मतलब क्या, ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाते हैं। लेकिन अगर आपको गंगा की लंबाई पता है तो इसका मतलब यह है कि नर्मदा सेकंड नंबर पर नहीं है कि तो ये भी कट जाएगा। मतलब पहला नंबर का ऑप्शन जो है ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं दोस्तों तो ये एक लंबी नदी है। ये भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है, लंबी नदी है लेकिन ये भारत की सबसे लंबी नदी नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है दोस्तों वो याद रखिएगा कि तिब्बत का जो मानसरोवर का इलाका है, मानसरोवर झील का जो इलाका है, वहां से उसके निकट से आपको ब्रह्मपुत्र का उद्गम देखने को मिलेगा। और ये इसका लंबा हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसका कहां बहता है, तिब्बत, भारत के बाहर की तरफ बहता है। भारत में इसकी लंबाई ज्यादा नहीं है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में प्रवेश करती है। तो यहां पर हम देखें तो भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश से कर रही है, निकल रही है मानसरोवर तिब्बत। तो लंबाई जो है इसकी ज्यादातर भारत के बाहर है, इसलिए एक लंबी नदी होते हुए भी ये भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है। गंगा का उद्गम भारत से है, गंगा का उद्गम भारत से है, भारत में गंगा है। इसकी पूरी लंबाई हमें लगभग कहां भारत में मिलती है 2525 किलोमीटर, इसलिए गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा ऑप्शन आपका सही है, ये ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र जो है दोस्तों वो तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती है। अगर हम तिब्बत के जोन में जाएं तो यहां पर इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो किसका नाम है, तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र का नाम है। जब ये अरुणाचल में आती है इसको दिहांग कहते हैं, दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, या दिबांग कहा जाता है, दिहांग दिबांग के नाम से। फिर असम में पहुंचती है तब जाकर इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। दक्षिण में इसका प्रवाह होता है, दक्षिण में जब जाती है तो ये बांग्लादेश में जाएगी, पद्मा में मिल जाती है, आगे जाकर ये मेघना और जमुना नाम से प्रवाह करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा की बात करें दोस्तों तो गंगा जो है दोस्तों उस नदी का उद्गम कहीं से नहीं है। गंगा का उद्गम कहां से, अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है तो आप बताएंगे गंगा का उद्गम कहीं से नहीं है। एक्चुअल में दो धाराएं हैं, एक है भागीरथी और दूसरी का नाम है आपका याद रखिएगा अलकनंदा। अलकनंदा, तो अलकनंदा और भागीरथी जब मिलते हैं तो गंगा बनती है। ठीक है, तो भागीरथी की जो शाखा है दोस्तों ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र से निकलकर आती है गोमुख से, और अलकनंदा सांगपो से निकलकर आती है। सॉरी, अलकनंदा जो है सतोपंथ हिमनद से निकलकर आती है। तो सतोपंथ से अलकनंदा का आना होता है, भागीरथी उत्तराखंड से आती है। जब ये दोनों मिलती हैं तो गंगा बनती है। 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई होती है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ध्यान रखेंगे। गोदावरी जो है दोस्तों, गोदावरी जो है वो नासिक
याद रखिएगा, नासिक में त्र्यंबकक पहाड़ी जो है वहां से गोदावरी का उत्पन्न होती है, पश्चिमी घाट पर्वत से। और एक प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी में गोदावरी को आप बोल सकते हैं, 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है दोस्तों, सतपुड़ा, और यदि आप जाते हैं मैकाल श्रेणी तो मैकाल सुताबी नर्मदा को कहा जाता है। अमरकंटक के पश्चिम से निकलती है, 13-12 किलोमीटर इसका पूरा फ्लो है और अंत में ये अरब सागर में गिरती है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ आपको यहां पर नर्मदा का प्रवाह देखने को मिलेगा। अगर हम इन चारों नदियों की तुलना भी कर लें तो इसमें नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाह कर रही, बाकी सभी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाह आपको दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, भारत की वृहत्तम नदी कौन है? गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, गंगा है। भारत की वृहत्तम नदी दोस्तों, बड़ी नदी गंगा है। मैंने अभी बताया 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई है और लगभग हम बोल सकते हैं 9 लाख वर्ग किलोमीटर, 9 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो प्रवाहित करती है। कौन? गंगा नदी। ध्यान रखना है, कई इंपॉर्टेंट शहर जिसमें हम बोल सकते हैं कानपुर हो, बक्सर हो, चौसा हो, हरिद्वार की बात कर लें, प्रयागराज की बात करें, ये वो शहर हैं जो गंगा के तट पर आते हैं, इंपॉर्टेंट शहर। और ये याद रखिएगा कि गंगा नदी जो है वो भागीरथी प्लस अलकनंदा के मिलने के बाद बनती है। ये दो धाराएं हैं, एक धारा उत्तराखंड से आती है, गोमुख से निकलकर उत्तरकाशी से, ये सतोपंथी हिमनद से निकलकर आती है और कहीं ना कहीं ये मिलने के बाद गंगा बनाते हैं, जो पहले दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, फिर दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, फिर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है। अगर हम देखें तो बंगाल में जाने के बाद भागीरथी जो है वो आगे बढ़ती है, इससे एक शाखा अलग होकर हुगली बन जाती है। ये भागीरथी कहाँ जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जाकर इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। आगे जाके मेघना के नाम से प्रवाहित होती है और जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र के साथ एक संयुक्त धारा का निर्माण करते हुए दक्षिण मुखी होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखेंगे, अगर हम गंगा किनारे शहरों की बात करें दोस्तों तो वाराणसी, हरिद्वार, पटना, बक्सर, चौसा, कानपुर इंपॉर्टेंट शहर हैं जो गंगा किनारे हैं। गोदावरी के बारे में मैंने अभी आपको बताया, गोदावरी त्र्यंबकक पहाड़ी से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों, पद्मा के नाम से जाना जाता है, कुछ और देखना ही नहीं है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, कावेरी और गोदावरी, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र और यमुना। याद रखिए, सबसे ज्यादा नौगम्य जो नदियां हैं वो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अभी आना चाहिए, क्योंकि भारत ने अभी एक समुद्री बोल सकते नदियों में एक परिवहन सेवा शुरू की है और उस परिवहन सेवा के साथ एक इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? ऑप्शन दिए चंबल, सोन, बेतवा, केन। अगर इन चारों में से देखें तो सोन नदी जो है ये सीधे गंगा में मिलती है। सोन नदी जो है दोस्तों, इसका उद्गम आपको मिलता है अमरकंटक से। अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है, लगभग 780 किलोमीटर फ्लो करती हुई जाती है और पटना के पास में ये सीधे गंगा में मिलती है। तो गंगा के दाहिनी तरफ से या दक्षिण भारत से गंगा में मिलने वाली एक लंबी नदी के तौर पर आप सोन नदी को देखते हैं, जिसको सोनभद्र या स्वर्ण नदी के तौर पर भी आप जानते हैं। और सोन नदी पर दोस्तों आपको बाण सागर परियोजना जो है वो दिखाई पड़ती है। और ये बाण सागर परियोजना जो है दोस्तों, ये देवनोद में है। ये देवनोद कहाँ है? ये शहडोल में है और ये यूपी के साथ संयुक्त परियोजना आपको दिखाई पड़ती है सोन नदी पर। लेकिन अगर हम चंबल की बात करें तो लगभग 965 किलोमीटर लंबाई है चंबल की और ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी? चंबल नदी। और ये महू में जाना पाव जो है, महू जाना पाव, जिसको परशुराम की जन्मस्थली के तौर पर आप देखते हैं, यहां से इसका उद्गम होता है महू के जाना पाव से। ये विंध्याचल श्रेणी का ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। तो चंबल यहां से निकलती है और इसका प्राचीन नाम जो है दोस्तों वो चरमावती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किसका प्राचीन नाम? चंबल का। और चंबल नदी इंदौर, रतलाम आदि होते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहुत देर तक बहती है और अंत में ये यमुना में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में जाकर। तो इसका समापन कहाँ होता है? चंबल का यमुना में होता है। चंबल नदी पर
53, 54 में अगर हम देखें दोस्तों तो चंबल घाटी परियोजना बनती है, जो मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना भी थी। और ये चंबल घाटी परियोजना में आपको गांधी सागर मंदसौर में दिखाई पड़ता है, राणा प्रताप सागर ये चित्तौड़गढ़ में दिखाई पड़ता है, कोटा बैराज ये आपको कोटा में मिलेगा जहां पर जवाहर सागर है। तो ये मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, चंबल नदी घाटी परियोजना, और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे चंबल नदी पर। तो हमने यहाँ पर सोन नदी की बात कर ली, हमने यहाँ पर चंबल नदी की बात कर ली। यहाँ पर देखिए बेतवा नदी भी दे रखी है। बेतवा नदी की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो इसकी लंबाई लगभग 590 किलोमीटर के आसपास है और इसका प्राचीन नाम है वेत्रवती। वेत्रवती किसका प्राचीन नाम है? बेतवा का है, ये भी ध्यान रखेंगे। और बेतवा जो है दोस्तों एमपी प्लस यूपी में इसका प्रवाह आपको देखने को मिलेगा। बेतवा नदी जो है वो चंबल की सहायक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बेतवा का उद्गम देखें दोस्तों तो रायसेन में कुमरा गांव है, तो रायसेन के कुमरा गांव से आपको बेतवा का उद्भव देखने को मिलेगा। ये भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर जिलों से प्रवाह करती है। तो ये बेतवा के बारे में यहां पर हम लोगों ने देख लिया। और लास्ट नदी दे रखी है केन। केन जो है दोस्तों ये कटनी में, याद रखिएगा केन जो है ये कटनी से विंध्याचल जो पर्वत का हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत का जो हिस्सा है दोस्तों वहीं से निकलती है केन नदी। और केन नदी पर हम बोल सकते हैं कि कैमूर पर्वत से निकल रही है, विंध्याचल श्रेणी से। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट क्षेत्र याद रखिएगा कि केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की पहली लिंक परियोजना के तौर पर और देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तौर पर देखी जा रही है, जिसमें पन्ना नेशनल पार्क का बहुत बड़ा क्षेत्र डूब रहा है। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी परियोजना के तहत पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र डूबने में आ रहा है, तो वो केन बेतवा लिंक परियोजना के चलते है। केन नदी टोटल 427 किलोमीटर प्रवाह करती है। लेकिन यहाँ प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो सोन नदी है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र या ताप्ती नर्मदा। देखिए ताप्ती नर्मदा जा ही नहीं सकती, काट दीजिए। अगर हम सुंदरवन के डेल्टा में बात करें तो यहां गंगा अकेले और ब्रह्मपुत्र अकेले नहीं, बल्कि गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती है। गंगा जाएगी इधर से, ब्रह्मपुत्र आती ऊंचे से। दोनों नदियां अपने साथ जो अपर्दन लेकर आती है, अपर्दन के जमाव से यहां पर काय का निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। और इस डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष होते हैं, इसलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है दोस्तों। सुंदरवन का डेल्टा जो है ये एक मैंग्रोव स्थल है, याद रखिएगा। अगर हम देखें तो जैव विविधता की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है सुंदरवन का डेल्टा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जिसका विस्तार पश्चिम बंगाल में है भारत के और बांग्लादेश में फैला हुआ है। मैंग्रोव वनस्पति के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये। और भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर जो है वो भी आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत मानसरोवर के पास से निकलती है, तिब्बत मानसरोवर से। ठीक है, लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। लेकिन भारत में लगभग 900 किलोमीटर या इसके आसपास लगभग बहती है। और भारत में जब आती है तो ये याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास से आती है, असम में आकर ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है और अंत में हम बांग्लादेश से प्रवाहित होते से देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो चीन, तिब्बत, यहां से फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं भारत में और उसके बाद फिर बांग्लादेश में, 3 अलग अलग देशों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। गंगा के बारे में हमने देख लिया, क्या देखा था? एक तरफ भागीरथी प्लस अलकनंदा के मिलन से बनती है गंगा। 2525 किलोमीटर लंबाई, भारत की सबसे लंबी नदी है और ये भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। यहां पर नर्मदा की बात कर लें, 1312 किलोमीटर लंबाई है। इसको अमरकंटक से इसका क्या है? उद्गम है। ये आपको गुजरात में भी बहती दिखेगी,
महाराष्ट्र में भी दिखेगी और मध्य प्रदेश में भी दिखेगी। इसका प्रवाह का लगभग 89% मध्य प्रदेश में है। कितना? 1077 किलोमीटर जो है ये मध्य प्रदेश में बहती है। कई सारी परियोजनाएं इस पर मौजूद है, जिसको हम आगे नदी घाटी परियोजना वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। नर्मदा नदी को रेवा भी कहते हैं, नामोदशा भी कहते हैं, मेकलसुता भी कहते हैं, याद रखिएगा। कावेरी की बात करें दोस्तों तो दक्षिण भारत की नदी है, ये दक्षिण भारत की नदी है, याद रखिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की सदा नीरा नदी, इसमें हमेशा जल रहता है दक्षिण भारत में, ये ध्यान रखिएगा कावेरी में। तो ये बात हो गई कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 कहता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है या ब्रह्मपुत्र है? दोस्तों याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र जो है इसी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो असम क्षेत्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? असम क्षेत्र में है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस नदी के द्वारा जो अपर्दन होता है और आदि जो व्यवस्था है उसके चलते ये द्वीप बनता है उत्तर पूर्व में, असम जो राज्य है यहाँ पर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका आकार बड़ा है। इसको देखते हुए 27 जून 2016 को इसे जिला घोषित कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो माजुली द्वीप अब क्या है? जिला है। और इसका निर्माण जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से हुआ है ना। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी क्या है? जैसे एक हम बोल देते ब्रह्मपुत्र, ठीक है, प्लस इसकी यहां पर क्या है? सहायक नदियां हैं। अब ये पहाड़ी क्षेत्र है तो बहाव भी तेज होता है, तो कहीं ना कहीं ये बार बार क्या करती है? अपना मार्ग बदलती है। अपर्दन बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके चलते आपको ये नदी द्वीप जो है वो देखने को मिलता है। और असम के इस माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा गया है, जिसको 2016 में जिला भी बना दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी या गंगा नदी? ध्यान रखिएगा बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र की नदी है दोस्तों, है ना। और ये नदी जो होती है ये मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है, बहुत ज्यादा मार्ग बदलती है। अच्छा, नदियां मार्ग कैसे बदलती है? जैसे हिमालय से निकल कर आ रही है, अब जब ये बह के आ रही है तो अपने साथ अवसाद लेके जा रही है। जहां पर ये धीमी होगी वहां पर अवसाद का जमाव कर देगी तो फिर इसका क्या हो जाएगा? मार्ग बदल जाएगा। फिर जमाव कर देगी, फिर मार्ग बदल जाएगा, फिर जमाव कर देगी, फिर मार्ग बदल जाएगा। जैसे मार्ग बदल कर बहती है, क्योंकि सब बहुत ज्यादा मटेरियल अपर्दन करके लाती है, जिसके चलते ये गांव के आसपास के क्षेत्रों में बारिश के समय में पानी भरा जाता है और बाढ़ आ जाती है। तो जिसके कारण बिहार को नुकसान होता है, बिहार के लोग रोते हैं, बिहार को नुकसान होता है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। हालांकि इस पर बांध बनाकर इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया, लेकिन आप हर साल देखते हैं बिहार में इस नदी के कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और लगभग 724 किलोमीटर के आसपास हमें इसकी लंबाई देखने को मिलती है। और एक अंतरदेशीय नदी के तौर पर आप कोसी नदी को देखते हैं। कोसी क्या है दोस्तों? एक अंतरदेशीय नदी है। अंतरदेशीय नदी के तौर पर आप किसको देखते हैं? कोसी नदी को अंतरदेशीय नदी है। नेपाल और भारत में इंपॉर्टेंटली देखिएगा, नेपाल प्लस भारत में इसका बहाव है, नेपाल से होती हुई आती है। और ये गंगा की सहायक है, ये गंगा में आकर मिल जाती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बिहार में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों से बहकर आती है कोसी नदी, अपने साथ अवसाद बहुत ज्यादा लाती है, जिसके चलते मार्ग बदलती है और बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। नुकसान बहुत ज्यादा होता है, बिहार की जनता दुखी होती है, इसलिए बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? सोन नदी को, गंडक नदी को, हुगली नदी को या दामोदर नदी को? याद रखिएगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। इस पर दामोदर नदी घाटी परियोजना आ गई, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना के तहत इस पर बांध बनाए गए और इसके जल प्रवाह को नियंत्रित किया गया। इस वजह से अब इसकी ज्यादा समस्याएं नहीं आती जैसे पहले आती थी। लगभग 1952 के बाद से ये प्रयास किए गए और अब तक इस पर बहुत काम हो चुका है, जिसके चलते अब ये ज्यादा नुकसान नहीं करती। लेकिन दामोदर नदी को आप बंगाल का शोक कहते थे, क्योंकि ये दामोदर नदी में जब जल स्तर बढ़ जाता था तो उसके चलते कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती थी। क्यों? क्योंकि दामोदर नदी जो है दोस्तों कहां से निकलती है? झारखंड से।
झारखंड में कहां से, जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है यहां से निकलती है और कहां बहती है, पूर्व की ओर। यह बात अलग है कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में जो इंडस्ट्रीज हैं, खनन इंडस्ट्री हो या अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री, उसमें इससे फायदा है। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो पूर्व की तरफ ये बहती है, जल का बहाव ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बंगाल में बहुत नुकसान होता था। इसलिए कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि इसको बंगाल के लिए अभिशाप माना गया था, शोक कहीं ना कहीं बंगाल की ये मानी गई थी नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी। अब देखिए कि 592 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत में अगर हम देखें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ हुआ था, जिसको 52 के आसपास कहीं ना कहीं हम देखते हैं लागू होते हुए। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, चंबल और बेतवा दोनों नहीं है। एक महू से निकल रही है, एक रायसेन से निकल रही है। चंबल और सोन, ये महू से निकल रही है, सोन जरूर अमरकंटक से निकलती है, ये भी नहीं हो सकता। नर्मदा और सोन, सोन भी अमरकंटक से निकलती है, मैं बता चुका हूं इसके बारे में डिटेल। नर्मदा भी अमरकंटक से निकलती है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। मतलब नर्मदा और सोन जो है ये आपकी सही उत्तर हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। सोन उत्तर की ओर प्रवाहित करती है और गंगा में मिलती है, नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित करती है, अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, महानदी को, ब्राह्मणी नदी को, वैतरणी नदी को या दामोदर नदी को। याद रखिए महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है और ये क्षेत्र जो है दोस्तों, ये अमरकंटक का पूर्वी विस्तार है, ठीक है। यहां से इसका उद्गम होता है और उड़ीसा से बहती हुई जाती है महानदी। बहुत बड़ा क्षेत्र जो है इसका उड़ीसा में है, लगभग 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है महानदी की। महानदी बेसिन जो है वो आपको दक्षिणी छत्तीसगढ़ का इलाका देखने को मिलेगा, इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है और ये नदी जो है वो ज्यादातर उड़ीसा से बहती हुई जाती है। जब इस नदी में बाढ़ आती है तो उड़ीसा को दिक्कत होती है, इसलिए इसको उड़ीसा का शोक कहा गया है। ये याद रखिएगा कि महानदी जो है दोस्तों, इसको याद रखिए प्राचीन नाम महानदी का लिख लीजिएगा, चित्रोत्पला। चित्रोत्पला किसका नाम है, पुराना महानदी का है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में और महाराष्ट्र में इसका हम लोगों को प्रभाव देखने को मिलता है। हीराकुंड बांध जो है दोस्तों, ये भारत का सबसे लंबा बांध है, वो आपको महानदी पर ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये उड़ीसा की महानदी के बारे में हम लोगों ने बात की है। एक एक चीज आप लोग लिखते जाइएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है माही, लूनी, बनास या साबरमती। उत्तर है आपका लूनी नदी। लूनी नदी जो है दोस्तों, ये अरावली से निकलती है। कहां से उद्गम होता है ये, अरावली से। अरावली में कहा, अजमेर, ठीक है, यहां से इसका उद्गम होता है। और यह भी याद रखिएगा कि कच्छ के रण में, कच्छ का जो रण है कहां है ये, गुजरात में, यहां पर ये लुप्त हो जाती है। क्लियर। अगर यहां पर हम देखें दोस्तों तो ये चूंकि इस क्षेत्र में बहती है इसलिए इसमें लवण की मात्रा ज्यादा है। पुराने समय में इसको लवणवरी कहते थे। क्या बोलते थे इसको पुराने समय में, लवणवरी। ग्रंथों में अगर हम जाते हैं प्राचीन तो लूनी को लवणवरी कहा गया है, यह ध्यान रखिएगा। और इसका अर्थ होता है संस्कृत में क्या होता है, नमक की नदी। लवणवरी का मतलब होता है नमक नदी। क्यों, क्योंकि क्षेत्रीय आधार पर जिस प्रकार की यहाँ की मरुस्थलीय व्यवस्था है, वहां की मिट्टी में लवणता ज्यादा है और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में लूनी नदी के पानी में भी लवणता ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इसको खारी नदी भी कहते हैं, लवण नदी भी कहते हैं। लगभग 495 किलोमीटर जो है वो लंबाई है। भारत की अंतर्वाही नदी के तौर पर आप लूनी नदी को देखते हो, जो राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है 495 किलोमीटर के आसपास, जिसके पानी में लवणता का प्रतिशत ज्यादा होता है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, नर्मदा, ताप्ती, घूघक, शरावती। याद रखिएगा नर्मदा नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा बनाती है। धुआंधार भेड़ाघाट जबलपुर में ही है। सहस्त्रधारा जलप्रपात भी नर्मदा पर है। मानधार दर्दी जलप्रपात भी नर्मदा पे है। दुग्धधारा भी नर्मदा पे है, ठीक है।
प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। दोस्तों भिन्न जो है वो नर्मदा है। नर्मदा जो है वो ईस्ट टू वेस्ट प्रवाहित होती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये तीनों नदियां जो हैं ये वेस्ट टू ईस्ट प्रवाहित होती हैं और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ध्यान रखेंगे तो पश्चिम में बहने वाली नर्मदा इन सबसे अलग है। नर्मदा का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से, 1312 किलोमीटर लंबाई है। एमपी से, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ध्यान रखिएगा। अगर हम कावेरी की बात करें दोस्तों, कावेरी जो है वो कर्नाटक से इसका उद्गम है। कावेरी का उद्गम कहां से है? कर्नाटक। कर्नाटक में कहां? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक का जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है वहां से कावेरी का उद्गम है। ध्यान रखेंगे। और ये बोल सकते हैं कि एक तो कर्नाटक में प्लस तमिलनाडु में, इसका ज्यादातर प्रवाह इन दोनों राज्यों में ही है। पश्चिमी घाट से निकलती है। लगभग 805 किलोमीटर लंबाई है कावेरी की। ध्यान रखेंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी की बात करें दोस्तों तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है वो महाराष्ट्र से है। उद्गम कहां से? महाराष्ट्र से है। और महाराष्ट्र में कहां? तो याद रखेंगे कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत जो है इस पे जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर क्षेत्र से कृष्णा नदी निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास आपको दिखाई पड़ती है। इसकी लंबाई कृष्णा की। और कृष्णा नदी व्यवस्थित तौर पर देखें दोस्तों तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में बहती है और पूरब में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी नदी की बात करें दोस्तों तो नासिक, महाराष्ट्र से उसका उद्गम है। कहां से? त्र्यंबकक पहाड़ी से है और लगभग 1465 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी है दोस्तों। इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे प्राचीनतम नदी में आपको गोदावरी देखने को मिलती है। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं दक्षिण की गंगा? पवित्र नदी है। जिस प्रकार से गंगा नदी पर आपको कुंभ का मेला देखने को मिलता है, वैसे नासिक में हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, वो गोदावरी पे ही लगता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के तौर पर भी प्रचलित है, जो नासिक त्र्यंबकम से निकलकर पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, चंबल की, महानदी की या नर्मदा की? क्षिप्रा नदी जो है दोस्तों वो चंबल की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी? हाँ, चंबल की सहायक नदी है। 195 किलोमीटर क्षिप्रा की कुल लंबाई है, जो इंदौर की काकरीबर्डी पहाड़ी से निकलती है। और क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहते हैं। ये भी उन नदियों में है जिस पर कुंभ का मेला लगता है। क्षिप्रा के किनारे पर महाकालेश्वर शिवलिंग है, एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग के तौर पर आप महाकाल को देखते हैं दोस्तों, जहां पर भव्य महाकाल लोक का निर्माण किया गया है। और क्षिप्रा नदी जो है दोस्तों वहां हर 12 साल में कुंभ का मेला भी लगता है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी या गोदावरी? दोस्तों भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी बहती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा? गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कावेरी की लंबाई 805 किलोमीटर है। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। गोदावरी निकलती है नासिक त्र्यंबकम से निकलती है। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहां? महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी से। ये ब्रह्मगिरी कहां है? कर्नाटक में है। ठीक है। लेकिन यहां याद रखिएगा कि ये जो तीनों नदियां हैं, ये तीनों नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और नर्मदा जो है वो कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ध्यान रखेंगे। लेकिन गोदावरी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। प्राचीनतम नदी है भारत की। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य? दोस्तों कावेरी नदी कर्नाटक ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है।
इसका अधिकतम जो बहाव है वो कर्नाटक और तमिलनाडु में, जिसमें तमिलनाडु में ये ज्यादा बहती है। अब जब बहती है तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ही इसका विवाद देखने को मिलेगा, लेकिन 140 साल से पुराना ये विवाद है, ये ध्यान रखिएगा। और लगभग हम बात करें 1881 में, जब भारत में लॉर्ड रिपिन गवर्नर जनरल के तौर पर मौजूद था, वायसराय के तौर पर, उस समय ये विवाद सबसे पहले सामने आता है। ये विवाद सामने आया था इस समय किस वजह से कि जो आपका कर्नाटक है ये पहले कहलाता था मैसूर, और मैसूर में यहाँ जो राजवंश शासन कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम कर्नाटक में कावेरी पर बांध बना लेते हैं ताकि हमारे यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था आदि बेहतर हो जाए। इस बात को तमिलनाडु ने, उस समय मद्रास के तौर पर यह जाना जाता था, इसने इसका विरोध किया। तब से ही ये विवाद चल रहा है और 2023 में पुनः सूखे की स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं पुनः इस बात को दोबारा से दोहराया गया कि तमिलनाडु कहता है कि हमें कहीं ना कहीं पानी जो है वो चाहिए रहेगा इस स्थिति में। तो दोबारा से 2023 में ये विवाद आया, इसलिए हम इस क्वेश्चन पर और ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। मेट्टूर परियोजना जो है दोस्तों वो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर ही बनाया गया है। कावेरी नदी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, ध्यान रखिए। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो सदा नीरा है। दक्षिण भारत की जो नदियां होती हैं वो बेसिकली वर्षा पर आधारित मौसमी नदियां होती हैं, क्योंकि इनका जो स्रोत है वो वर्षा ही है। गर्मी के मौसम में सारी नदियां सूख जाती हैं। सभी नदियों में केवल कावेरी एक ऐसी नदी है जो हमेशा इसमें पानी भरा रहता है। दक्षिण एक पठारी इलाका है दोस्तों, पानी की कमी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। वर्षा पर्याप्त नहीं होती क्योंकि लौटते मानसून के कारण यहाँ पर इंपॉर्टेंटली वर्षा होती है। बाकी का जो रीजन है वो पश्चिमी घाट के पूरब में पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर पानी नहीं गिर पाता। तो एक वृष्टि छाया प्रदेश के तौर पर यह देखा जाता है, तो कम वर्षा होती है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि भूमि का जल जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी डाउन हो चुका है, तो ट्यूबवेल और कुओं से सिंचाई संभव नहीं होती। दक्षिण भारत में इंपॉर्टेंटली प्राचीन काल के जो राजा थे उनके द्वारा ही तालाबों के माध्यम से सिंचाई की परिपाटी को बढ़ावा दिया गया है। तो ऐसे में भूमिगत जल स्तर कम है, सिंचाई नहरों के माध्यम से करने का प्रयास रहता है, पानी की कमी हो जाती है। तो जो लोग कृषि और आदि चीजों में लगे होते हैं उनके लिए नहरों का बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कावेरी नदी जो होती है उसमें पानी चूंकि हमेशा रहता है, तो हर राज्य चाहता है इनमें झगड़े में कि हमारे पास पानी ज्यादा आ जाए, हमारे पास ज्यादा आ जाए। तो कर्नाटक छोड़ना नहीं चाहता, तमिलनाडु चाहता है लेना, इसलिए कहीं ना कहीं ये विवाद सामने आता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसका कुछ पार्ट आपको केरल और पौंडीचेरी में भी देखने को मिलता है, इसलिए केरल और पौंडीचेरी भी इस विवाद में आप सामने आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तापी, कृष्णा, लूनी या नर्मदा। याद रखिए लूनी नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, ध्यान रखेंगे। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी के द्वारा, यांगसी क्यांग के द्वारा या होंगहो द्वारा। गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा दोस्तों बांग्लादेश और बंगाल जो है भारत का, वहां पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा डेल्टा जो लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है वो निर्माण होता है। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? गोदावरी की, महानदी की, कृष्णा की या ब्रह्मपुत्र की? दोस्तों मानस नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, और विशेष तौर पर देखें तो मानस नदी भूटान प्लस भारत के बीच में बहने वाली एक हिमालयी नदी है, ध्यान रखेंगे। और इसका नाम पौराणिक अगर हम देखें तो सांप के भगवान जो है मानस के, मनसा के नाम पर पड़ा हुआ, इसलिए इसको मानस नदी कहते हैं। ये राइट हैंड साइड से आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी देखने को मिलती है। भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है मानस नदी की, और ब्रह्मपुत्र की दाईं से ये सहायक तौर पर आपको देखने को मिलती है। 400 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी का, झेलम का, रावी का या घाघरा का? दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहां पर गोदावरी की, तो गोदावरी नदी जो है वो मैंने कई बार बता दिया आज के लेक्चर में, नासिक त्र्यंबक से निकलती है, तो ये भारत में है, तो ये हो नहीं सकती। अगर हम बात करें रावी की दोस्तों, तो रावी का उद्गम होता है हिमाचल से। अगर हम झेलम की बात करें तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र से निकलती दिखाई पड़ती है हमको, ठीक है। अब यहां पर देखिए घाघरा नदी जो है वो आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो घाघरा है दोस्तों, घाघरा नदी जो है ये गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक है। और याद रखिएगा ये कर्णाली नदी के तौर पर भी जानी जाती है। क्या बोलते हैं इसको? कर्णाली नदी भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि दक्षिण के तिब्बत, दक्षिणी तिब्बत को अगर हम देखें तो यहां से इसका
उद्गम होता है तो घाघरा नदी जो है वो तिब्बत तरफ से बहती हुई आती है, हमारे देश की नहीं है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में जाती है। और रावी पंचनद का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पंचनद। पंचनद क्या है दोस्तों? तो रावी, व्यास, झेलम, सतलज, चिनाब। याद रखिए, एक तरफ लिखेंगे रावी, व्यास, झेलम, सतलज और चिनाब। ये 5 नदी को जब आप मिलाते हैं तो पंचनद बनती है, जो कहीं ना कहीं पांचों के पांचों सिंधु नदी की सहायक नदी के तौर पर दिखती है। तो रावी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से निकलती है दोस्तों, और यहां से निकलने के बाद पाकिस्तान में जाती है, पंचनद में मिल जाती है, याद रखेंगे। और जब ये पाकिस्तान वाले पंजाब में प्रवेश करती है दोस्तों, तो पाकिस्तान की सीमा पर लगभग 80 किलोमीटर बहती है रावी, और चिनाब की सहायक है। तो रावी किसकी सहायक है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़े तो नेक्स्ट है दोस्तों, यहां पर एक और चीज है कि जो रावी है इसको पारुष्णी भी कहा गया है। अगर हम देखें रावी के लिए पारुष्णी या इरावदी शब्द यूज किया गया है, खासकर हम ऋग्वेद में देखें तो वहां पर हमको रावी के लिए पारुष्णी शब्द देखने को मिलता है। झेलम दोस्तों उत्तर में हम बात करें बहती है हिमालय क्षेत्र में, और इसको वैदिक काल में हम बात करें तो वितिस्ता कहा गया था। वितिस्ता के नाम से कौन सी नदी फेमस दोस्तों? झेलम है। और इसके अन्य नाम भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। इसको पंजाबी में बिहत कहते हैं। ठीक है, कश्मीरी में, अगर मैं कश्मीरी देखूं तो कश्मीरी में झेलम को कहते हैं व्यथ, और ग्रीक भाषा में इसे हाइड स्पीच भी कहा गया है। सिकंदर के बीच में और पोरस के बीच में जो 326 के बीच में आपको हाइड स्पीच का युद्ध देखने को मिलता है दोस्तों, वो झेलम का ही युद्ध है, ये ध्यान रखेंगे। तो झेलम का युद्ध सिकंदर और हाँ बोल सकते हैं कि पोरस के बीच में हुआ था 326 बीसी में। तो झेलम को ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में हाइड स्पीच भी कहा गया है। और ये झेलम जो है ये चिनाब की सहायक है, जो शेषनाग झील से निकलती हिमालय में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संदर्भ में सही कथन क्या है? और सभी सही है सिवाय किसको छोड़ दें, मतलब गलत कथन का इसमें आपको पता लगाना है। यह अमरकंटक से निकलती है, सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है, क्योंकि ये किसके किनारे पर है? महाकालेश्वर, शिप्रा। यह मार्बल रॉक्स के समूह से बिल्कुल जबलपुर में। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, बिल्कुल सही। यहाँ पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार सरोवर बांध गेवड़िया गांव गुजरात में स्थापित किया गया है। तो भी आपका उत्तर हो जाएगा महाकालेश्वर, शिप्रा के तट पर है, ना कि नर्मदा के। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा कहां पर मिलती हैं? कर्मप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, गंगोत्री में या देवप्रयाग में? उत्तर है आपका दोस्तों देवप्रयाग में। देवप्रयाग में ही भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। अलकनंदा जो है दोस्तों वो सतोपंथी से आती, हिमनद से निकलती हुई, और गोमुख से निकलकर आती है भागीरथी। ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं तो बनती है गंगा। और मैंने पहले भी कहा है कि गंगा नदी का कहीं से उद्गम नहीं होता, गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा का मिलन है। मूल धारा जो है वो भागीरथी के तौर पर आपको दिखाई पड़ती है। और यहां पर आपको पंचप्रयाग की व्यवस्था भी देखने को मिलेगी दोस्तों। पंचप्रयाग में जब हम जाते हैं तो यहां पर आप याद रखिएगा कि पंचप्रयाग में आपको क्या मिलेगा? एक आपको विष्णु प्रयाग मिलता है, नंद प्रयाग मिलता है, कर्ण प्रयाग मिलता है, रुद्र प्रयाग मिलता है, और देव प्रयाग मिलता है। विष्णु प्रयाग की अगर बात करूं तो ये सबसे प्रथम प्रयाग है। यहां पर आपको अलकनंदा प्लस धौली गंगा का मिलन मिलेगा। तो अलकनंदा और धौली गंगा कहां मिलेंगी? विष्णु प्रयाग में मिलेंगी। अगर मैं नंद प्रयाग की बात करूं दोस्तों तो नंद प्रयाग उत्तराखंड में मिलता है, और यहां पर आपको अलकनंदा प्लस मंदाकिनी का मिश्रण मिलेगा। कर्ण प्रयाग की बात करूं दोस्तों तो कर्ण प्रयाग जो है यहां पर आपको एक तरफ पिंडार नदी मिलती है, प्लस मिलती है अलकनंदा। फिर आपको मिलेगा दोस्तों चौथे नंबर पर रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर आपको मिलेगी अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। और अंत में देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ
भागीरथी मिल जाती है तो अलकनंदा का सिस्टम खत्म होता है और गंगा नदी के तौर पर वो आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से आपको ये पंचप्रयाग की व्यवस्था देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा को गंगा कहते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, मापसुतुंग हिमान। याद रखिएगा, मानसरोवर झील से ही आपको देखने को मिलेगी सिंधु नदी का उद्गम। लगभग 3120 किलोमीटर लंबाई विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक नदी के तौर पर आप सिंधु नदी को देखते हैं। और ये नदी दोस्तों ये तिब्बत से आती है। तिब्बत कौन सा हिस्सा होगा? चीन का। भारत में प्रवाहित होती है और पाकिस्तान में प्रवाहित होकर दक्षिण मुखी होकर अंत में अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी की हम बात करें दोस्तों तो पंचनद इसकी सहायक नदी है। और पंचनद में रावी, व्यास, झेलम, सतलज, चिनाब आदि का नाम आता है जो मैं बता चुका हूं। अगर हम देखें दोस्तों, सिंधु नदी तिब्बत से निकल के लद्दाख में प्रवेश करेगी। लद्दाख में जब हम देखेंगे दोस्तों तो ये जास्कर प्लस लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है और लंबे समय तक बहने के बाद गुंजी नामक स्थान पर पहुंचती है। वहां पर लगभग 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। तो गुंजी नामक गार्ज जो है भारत में सिंधु नदी के द्वारा बनाते हैं। चिल्लास के निकट ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। आगे जाकर इसमें पंच नदी जो है वो शामिल होती है और एक धारा के तौर पर सिंधु नदी अंत में कहाँ जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में मानसून नहीं पहुंचता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है। कारण यह है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों से यहाँ पर कई सारी नहरें निकाली गई हैं, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। तो सिंधु नदी पर ही टिका है पाकिस्तान का जीवन। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो कावेरी, महानदी, हुगली या कृष्णा। याद रखिए, हुगली नदी को भारत की सबसे ऊंची ज्वारी भित्ति वाली नदी कहते हैं। एक्चुअल में जब किसी नदी क्षेत्र से ये नदी बह के जा रही है और इस संकरे मुहाने पर जब ज्वार की जो तरंगे हैं, ज्वारी तरंगे प्रवेश करती हैं, तो एकत्रित होने के कारण नदी का जो जल है दोस्तों वो बहुत तेज घर्षण के कारण एक सीधी दीवार के तौर पर खड़ा सा दिखाई पड़ता, ऊंचा उठा पानी दिखता है। उस वाले भाग को आप कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ज्वारी भित्ति कहते हैं। ठीक है। क्या नदी का जो मुहाना है वो संकरा है। इस संकरीय मुहाने में ज्वारी तरंगे प्रवेश करती हैं। यहां से नदी का प्रवाह आ रहा है, यहां से ज्वारी तरंगे आ रही हैं। यहाँ पर जैसे ये दोनों का मिलन होगा तो ज्वारी तरंगों के कारण पानी ऊपर उठता दिखाई पड़ेगा। जब पानी ऊपर उठता दिखाई पड़ेगा तो भित्ति नुमा दिखाई पड़ता है, जिसको आप ज्वारी भित्ति कहते हैं। और ये व्यवस्था आपको हुगली नदी के क्षेत्र पर दिखाई पड़ेगी। जहां पर हुगली है दोस्तों वहीं पर आपको आगे जाकर एक ज्वारीय बंदरगाह भी देखने को मिलता है, जहां से कहीं ना कहीं पहले व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा पूर्ण हुआ करता था। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया दोस्तों? तो राजग सरकार के शासनकाल में नदी जोड़ो परियोजना का प्रस्ताव रखा गया था। नदी जोड़ो परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, जिससे हम पानी के अपवाह को रोक सकते हैं। कृषि क्षेत्र में देखें, औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है, क्योंकि देखिए नदी के पानी को रोका नहीं जा सकता, अंत में उनको समुद्र में ही मिलना है। लेकिन उस पानी को हम जितना ज्यादा प्रयोग कर सके, यूज कर सके, वो हमारे लिए बेहतर है। उतना हमारी निर्भरता कहीं ना कहीं जलवायु पर, मतलब बोल सकते हैं मौसम पर और भूमिगत जल पर कम हो जाएगी। आज हम देखें तो हमारे देश में सबसे ज्यादा सिंचाई अगर होती है तो वो भूमिगत जल से होती है दोस्तों। नहर के माध्यम से, आदि माध्यम से जो सिंचाई के साधन है वो हमारे ज्यादा डेवलप नहीं है। इसलिए भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून अच्छा हुआ तो कृषि अच्छी होगी, मानसून बुरा हुआ तो कृषि खराब हो जाएगी। इस समस्या से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना। हमारे देश में कई सारी नदियां ऐसी हैं जो मौसम के हिसाब से सूख जाती हैं। कई सारी नदियां ऐसी हैं जिन पर साल भर पानी रहता है। साल भर पानी वाली नदियों को मौसम के हिसाब से सूख जाने वाली नदियों से अगर जोड़ दिया जाए तो सभी नदियों में हमेशा पानी रहेगा, जिसके चलते सिंचाई की व्यवस्था बेहतर हो जाती है। और इस प्रकार की विचारधारा को नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से रखा गया है। नर्मदा शिप्रा को लिंक किया गया है दोस्तों, एक अच्छी परियोजना रही है। इसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना को जोड़ा जा रहा है। इसे भारत की कई सारी नदियों को आपस में जोड़कर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में यरलंगू जंगबो नदी
को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीधे आप लगा सकते हैं। मूसी और भीमा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा तुंगभद्रा हो, अमरावती हो, कोयना हो, पंचगंगा हो, ये भी बोल सकते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से बहने वाली नदी, जिसका उद्गम झारखंड से है। छोटा नागपुर के पठार से जब बहती है तो यहाँ की इंडस्ट्रीज का जो वेस्टेज होता है वो सब दामोदर नदी में जाता है। खासकर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर एक लंबा क्षेत्र है जो गिरिडीह से लेकर दुर्गापुर के बीच का बहुत लंबा इलाका है, लगभग 200-300 किलोमीटर का। ये पूरा के पूरा इस नदी को जैविक मरुस्थल के तौर पर बताता है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा पॉल्यूशन यहाँ पर है कि जीवन इस नदी के इस जोन में संभव ही नहीं हो पाता, इसलिए इसको जैविक मरुस्थल के तौर पर आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों? भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, इनमें से कोई नहीं। चाइना में है सतलज नदी का उद्गम। सतलज नदी जो है दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर के पास में राकसताल जो है दोस्तों हिमनद वहां से निकलती है। इसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं लोंग चेन खम्बाब। ये सतलज का नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो तिब्बत में से कहा जाता है। पौराणिक तौर पर इसे शतुद्री कहा जाता है दोस्तों, शदानीरा इसको कहा गया है। हम जब वेदों में इसका नाम पढ़ते हैं तो पंच नद जो है दोस्तों उनमें से एक सतलज भी है, जो कि आपको चीन से उद्गम होते दिखता है। और ये भी याद रखिएगा कि हरित के बैराज में जब ये नदी आती है तो यहाँ पर भाखड़ा नंगल बांध 520 फीट के आसपास कहीं ना कहीं स्थापित किया गया है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी जो लगभग 1952 के आसपास स्थापित की गई। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? शिप्रा, काली सिंध, बेतवा या पार्वती? दोस्तों याद रखिएगा, इन सभी नदियों में हम बात करें तो बेतवा नदी जो है दोस्तों वो चंबल में नहीं मिलती। बेतवा यमुना की सहायक नदी है, जबकि शिप्रा हो, काली सिंध हो, पार्वती हो, ये तीनों की तीनों नदियां चंबल की सहायक नदी है। अगर हम शिप्रा की बात करें तो शिप्रा काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलती है। 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये चंबल में मिल जाती है। ठीक है, और ये शिप्रा है दोस्तों, ये हम बोल सकते हैं कि महाकालेश्वर की नगरी जो है उज्जैन, वो यहीं पर स्थित है, इसके किनारे पर। अगर हम काली सिंध की बात करें दोस्तों तो एक और इंपॉर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की। काली सिंध नदी जो है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि देवास के बागली से काली सिंध का उद्गम होता है, ध्यान रखिएगा, और इसका समापन चंबल में होता है। काली सिंध नदी लगभग 230 किलोमीटर के आसपास बहती है, ध्यान रखेंगे। इधर पार्वती नदी है दोस्तों, पार्वती नदी का उद्गम दोस्तों सीहोर से है। सीहोर के पास में आष्टा तहसील है, यहां से आपको पार्वती नदी दिखाई पड़ती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। 471 किलोमीटर इसकी लंबाई है और गुना ब्यावरा से बहती हुई जाती है। पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है। लेकिन बेतवा नदी जो रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, ये नदी आपको यूपी में यमुना से मिलती दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों याद रखेंगे, गंडक नदी को नारायणी नाम से जाना जाता है। गंडक नदी दोस्तों नेपाल में प्लस बिहार में बहती है, याद रखिएगा। और ये जो गंडक नदी है दोस्तों, इसको नेपाल में शालिग्राम भी कहते हैं। जब ये मैदानी इलाके में आती है तो इसको नारायणी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? वैसे दोस्तों दूधगंगा नदी एक महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ती है कृष्णा की सहायक नदी के तौर पर, लेकिन यहाँ पर दूधगंगा नदी का संबंध जम्मू कश्मीर से है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये दूधगंगा नदी जो जम्मू कश्मीर की है दोस्तों, ये दो धारा के मिलने से बनती है। एक धारा है दोस्तों याचेरा और दूसरी धारा है दोस्तों सांगे साफेद। ये दो धाराओं के मिलने से दूधगंगा नदी बनती है। श्रीनगर क्षेत्र में ये बहती है और चिनाब की सहायक नदी के तौर पर इसे आप जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण क्या है? दोस्तों घग्गर नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलकर आती है और कहीं ना कहीं सागर तक नहीं पहुंचती, उसके पहले ही खत्म हो जाती है, इसलिए इसको अंतःस्थलीय अपवहन नदी भी कहते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आके ये लुप्त हो जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको हकरा नदी भी कहा जाता है, किसको बोल सकते हैं? घग्गर नदी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? दोस्तों तो माही नदी है। माही नदी को याद रखिएगा,
लिम्पोपो नदी को याद रखिएगा और कांगो नदी को याद रखिएगा। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी भारत की कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये 3 ही नदियां हैं जो इन तीनों रेखाओं को काटने का काम करती हैं। माही नदी दोस्तों धार से निकलती है विंध्याचल पहाड़ी से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। झाबुआ रतलाम जिलों में बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में इसका प्रवाह होता है और 583 किलोमीटर बहने के बाद अंत में गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरकर अरब सागर में मिल जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो महानंदा नदी नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। बाकी सब के सब किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की है। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है दोस्तों, उस नदी का नाम बताइए। तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? दिबांग है, कमेंग है, लोहित, ये तीनों के तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में भारत की नदियों से संबंधित क्वेश्चंस को देखा है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आपने इसको नोट भी किया होगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।